तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम स्पैन ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। तो हमारा जो सिलेबस है वो एलिजाबेथन पीरियड से स्टार्ट होता है ना। तो एलिजाबेथन पीरियड कब से कब तक है? 1558 से 1603। याद कर लेना ये। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर। अब सोनेट पे आते हैं। सबसे पहले हमारे लिटरेरी टर्म में सोनेट आती है। सोनेट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पहले आपको सारे आते ही होंगे क्वेश्चन ये कि हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन सोनेट? 14 लाइन्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट्स आर देयर? टू टाइप्स, मेजर टू टाइप्स हैं। पहली कौन सी है? पेट्रार्कन सोनेट। इसका दूसरा नाम क्या है? इटालियन सोनेट। इटालियन और पेट्रार्कन एक ही है। और दूसरी क्या है? शेक्सपियरियन, जो इंग्लैंड में शेक्सपियर ने पॉपुलराइज की, तो उसको शेक्सपियरियन सोनेट बोलने लग गए। इसको हम इंग्लिश सोनेट भी कह देते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। अब जब पेट्रार्कन सोनेट की बात आती है तो उसके दो पार्ट होते हैं। टू पार्ट्स है ना, पहला ऑक्टेव और दूसरा सेस्टेट। ऑक्टेव की कितनी लाइनें हैं? फर्स्ट 8 लाइन्स को हम ऑक्टेव बोल देते हैं। लास्ट बच गई 6 लाइन्स, उनको हम क्या बोल देते हैं? सेस्टेट बोल देते हैं। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ ऑक्टेव एंड सेस्टेट। अब पेट्रार्कन सोनेट में जो ऑक्टेव और सेस्टेट होता है उसकी राइम स्कीम अपने को याद होनी चाहिए। क्या है? ऑक्टेव की ए बी बी ए बी बी ए, 4 लाइनें की अलग अलग राइम स्कीम होगी। और लास्ट में जो सेस्टेट बच गया उसकी 3 तरह की हो सकती हैं। सी डी ई हो सकती है, सी डी सी हो सकती है, और सी डी सी ई भी हो सकती है। तो आपको ये सारी याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके ऐसे ही बन सकते हैं। पूछ लेते हैं कि ऑक्टेव की राइम स्कीम कौन सी है, तो 4 तरह अलग अलग राइम स्कीम आपको दे देंगे, आपको पहचाननी है उसमें कौन सी लिखोगे आप? ए बी बी ए। ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस मीटर यूज्ड फॉर सोनेट। कौन सा मीटर सबसे ज़्यादा यूज होता है? आयाम्बिक पेंटामीटर। आयाम्बिक पेंटामीटर डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है ना। आयाम्बिक पेंटामीटर में स्ट्रेस का पैटर्न क्या होता है? हाँ, पहले अनस्ट्रेस्ड आता है फिर स्ट्रेस्ड आता है। 2 सिलेबल होते हैं इसमें, 2 सिलेबल के फिट होते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रेस पैटर्न ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर। आगे वाला क्वेश्चन यही दिया हुआ है। 1 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल। यानी पहले कौन सा आता है? अनस्ट्रेस्ड, उसके बाद आता है स्ट्रेस्ड। दैट इज यूएस लिखा हुआ है। यूएस का मतलब है अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, शॉर्ट में लिखा हुआ यूएस। हु इंट्रोड्यूस सोनेट टू इंग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोनेट को इंग्लैंड में कौन लेके आया सबसे पहले, किसने लिखना शुरू किया? सर टॉमस वेट एंड हेनरी होवर्ड। हेनरी होवर्ड का दूसरा नाम अर्ल ऑफ सरे भी है। अर्ल उसकी एक उपाधि है। ठीक है। टॉमस वेट की तो हमारा एक पोइम भी है ना, हमने पढ़ी थी ना, माई ल्यूट अवेक, वो टॉमस वेट की है। वो सोनेट नहीं है हालांकि। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट। अब जब शेक्सपियरियन सोनेट की बात करते हैं तो उसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। 3 क्वार्ट्रेंस और 1 कपलेट। 3 क्वार्ट्रेंस के अंदर कितनी लाइनें होगी? 12 लाइनें। 1 क्वार्ट्रेन में कितनी लाइनें? 4 लाइनें। 1 क्वार्ट्रेन में 4 लाइनें, 3 क्वार्ट्रेन है तो 12 लाइनें तो ये होगी। एक बच गया लास्ट में कपलेट कहते हैं उसको। तो 4 पार्ट्स हैं के, 3 क्वार्ट्रेन्स ऑफ 4 लाइन्स एंड 1 कपलेट। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस सोनेट। इस तरह की सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ जी। ईजी है ये तो ना। पहले में ए बी, दूसरे में सी डी, तीसरे में ई एफ, लास्ट में जी, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोनेट कलेक्शन रिटन बाय सर फिलिप सिडनी। अब एक फिलिप सिडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट रहा है एलिजाबेथन एज का। तो उसका एक सोनेट कलेक्शन है जिसमें उसने सोनेट्स लिखी हैं। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये उसकी सोनेट कलेक्शन का नाम है। पुराने टाइम में जब लोग कविताएं लिखते थे ना, तो बहुत सारी जब कविताएं इकट्ठी हो जाती थी ना, तो उसको एक बुक के रूप में छाप देते थे। एक सोनेट की कोई बुक तो बनती नहीं है ना, बहुत सारी सोनेट्स आती थी फिर। अब इसका ये सोनेट कलेक्शन है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। अब ये लिखी कब गई थी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला? इट वाज रिटन इन 1582 एंड वाज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली इन 1591। यानी लिखी तो गई थी 1582 में, पब्लिश कब हुई? 1591 में। पोस्ट्यूमसली का मतलब क्या है? मरने के बाद। जब कोई काम इंसान के मरने के बाद होता है ना, तो उसके आगे लिखा जाता है पोस्ट्यूमसली। इसका मतलब 1591 में जब पब्लिश हुई तो फिलिप सिडनी जिंदा नहीं थे, उनके मरने के बाद हुई है। कईयों को मरने के बाद भी तो इनाम मिलता है ना,
इनाम कई वजह से, सेना में कई लोग बेचारे मर जाते हैं, उनके बाद में उनको सम्मानित किया जाता है, उनके घर वालों को देते हैं, फिर इसका मतलब पोस्ट्यूमसली उनको दिया गया है। हाउ मैनी सोनेट्स आर देयर इन दिस कलेक्शन। अब एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के अंदर कितनी सोनेट्स हैं? 108, 108 सोनेट है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। अब एस्ट्रोफेल एंड स्टेला की थीम क्या है? इसके अंदर जितनी भी सोनेट्स लिखी हुई हैं उनका मेन विषय क्या है? दी साइकिल टेल्स द स्टोरी ऑफ स्टेला। स्टेला मीन्स स्टार, ठीक है। बिलव्ड बाय एस्ट्रोफल। एस्ट्रोफल का मीनिंग होता है स्टार लवर, जो स्टार को प्यार करता है। यानी स्टेला जो है उसकी प्रेमिका थी फिलिप सिडनी की, और फिलिप सिडनी खुद को क्या मानता था? एस्ट्रोफल। एस्ट्रोफल यानी स्टार लवर, जो स्टार को प्यार करता है। और बिलव्ड ऑफ ए स्टार, ए प्ले ऑन सिडनीज नेम। हु लव्स पोइट्री ऑलमोस्ट एज मच एज ही लव्स हर। तो फिलिप सिडनी जितना पोइट्री को प्यार करता था उतना ही प्यार वो अपनी प्रेमिका को करता था, तो उसने प्रेमिका का नाम रख दिया स्टेला और खुद का नाम रख दिया एस्ट्रोफल। तो सोनेट में जब भी वो स्टेला कहीं भी आता है जिक्र, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? अपनी प्रेमिका की। एस्ट्रोफल का जिक्र जहाँ भी आता है इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? वो खुद की बात कर रहा है। हु वाज स्टेला ऑफ सर फिलिप सिडनीज लव पोइम्स। अब ये क्वेश्चन है कि एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में स्टेला थी कौन एक्चुअल में? उसका रियल नाम क्या था? लेडी पेनेलोपे। पेनेलोपे बोलते हैं इसको। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ सर फिलिप सिडनी। अब फिलिप सिडनी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट था, तो इसके हमें थोड़े से अलग जो इसने काम किए हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। पहला तो एस्ट्रोफेल स्टेला है ही, एक आर्केडिया है और एक है डिफेंस ऑफ पोइजी। नेम द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ एडमंड स्पेंसर। अब एक एडमंड स्पेंसर भी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट था इसी एज का, एलिजाबेथन एज का। उसके इम्पोर्टेंट वर्क हमें पता होने चाहिए। पहले तो एडमंड स्पेंसर के बारे में पता होना चाहिए। 1552 से 1552 या 53 में इसका जन्म हुआ था और 99 में ये डेथ हो, जल्दी ही डेथ हो गई थी इसकी। वाज एन इंग्लिश पोइट बेस्ट नोन फॉर द फेयरी क्वीन। इसका सबसे फेमस वर्क है द फेयरी क्वीन। एक पोइम है, बहुत लंबी पोइम है, एपिक पोइम है। दूसरा है द शेफर्ड्स कैलेंडर। शेफर्ड्स कैलेंडर, शेफर्ड कौन होता है? शेफर्ड नहीं पता? जो भेड़ों को चराता है, चरवाहा। इसमें शेफर्ड्स कैलेंडर के अंदर ना 12 महीनों का जो मौसम होता है उसका वर्णन किया गया, कैसा होता है। ऐसी पोइम को हम पेस्टोरल पोइम कहते हैं। ये पेस्टोरल पोइम है। A pastoral poem that consists of 12 eclogues, each representing a different month. पेस्टोरल पोइम वो पोइम होती है जो जिसमें ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है, गांव के वातावरण पर। जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट इज द फेयरी क्वीन, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। द फेयरी क्वीन की टोटल बुक्स हैं 6 बुक्स लिखी हुई हैं फेयरी क्वीन की। बुक 1 to 3 पब्लिश्ड इन 1590 एंड बुक 4 to 6 पब्लिश्ड इन 1596। एन एपिक पोइम, ये एपिक पोइम है, छोटी मोटी पोइम नहीं है। एपिक पोइम वो होती है जो बहुत लंबी होती है, जिसमें 100, 150, 200, 400, 500 पेज तक की हो सकती है। एक पेज की या 2 पेज की नहीं होती पोइम वो। जैसे रामायण महाभारत है ना, ये एपिक पोइम्स बोलते हैं इनको, क्योंकि इनमें बहुत सारे श्लोक हैं। महाभारत में तो 1 लाख श्लोक है, रामायण में लगभग 30-40 हज़ार श्लोक हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी पोइम्स होती है ना, जिनको पढ़ने में साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 1 महीना लग जाए, उनको एपिक पोइम कहते हैं। तो ये भी देखो 6 बुक्स हैं इसकी। एन एपिक पोइम एंड एलेग्री सेलिब्रेटिंग द वर्च्यूज ऑफ इंडिविजुअल नाइट्स एंड द ट्यूडर डायनेस्टी। ये एपिक पोइम है और इसको एलेग्री भी बोलते हैं। आपको याद रखना है कि एलेग्री है। एलेग्री वो पोइम होती है जिसका सरफेस मीनिंग अलग होता है, डीप मीनिंग अलग होता है, जिसमें हर कोई पात्र होता है ना, किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसमें एलिजाबेथ क्वीन है ना, जो उसको हीरोइन के रूप में दिखाया गया। एलिजाबेथ क्वीन थी उस टाइम की, तो एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट किया गया है किसी और चीज़ में। जैसे मान लो कोई जानवरों की कहानियाँ हैं, लेकिन जो जानवरों की कहानी होती है ना, उसमें पता लग जाता है कि शेर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें लोमड़ी किसको रिप्रेजेंट कर रही है। वो किसी न किसी पात्र का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इस चीज़ को एलेग्री कहते हैं। वो 2 लेवल पे पढ़ी जाती है। फिर एक तो वो सरफेस पे क्या कहानी चल रही है, दूसरा डीप मीनिंग क्या है उसका, उसमें जो पात्र है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं।
तो एलेगरी एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, इस लिटरेचर में बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो है फेरी क्वीन एलेगरी आपको याद रखना है ये। ईच बुक फोकसेज ऑन ए डिफरेंट नाइट एंड एक्सप्लोर्स वेरियस मॉरल एंड पॉलिटिकल थीम्स। हर बुक में एक हीरो होता है, उसको नाइट बोला गया है। नाइट होता है योद्धा, युद्ध करता है। वो जो नाइट होता है ना, एक मॉरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है वो। एक और इसका है स्पेंसर का एमोरेटी कलेक्शन है ये 89 सोनेट्स हैं इसके अंदर। एमोरेटी में सोनेट्स हैं, याद रखने वाली चीज़ है ये। उसमें 89 है। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में कितनी सोनेट्स थी? 108 थी, और इसके अंदर 89 सोनेट्स हैं। दैट क्रॉनिकल स्पेंसर्स कोर्टशिप एंड इवेंचुअल मैरिज टू एलिजाबेथ वोयले। अब इसने भी अपनी प्रेमिका के लिए लिखी है सोनेट से, और उसकी प्रेमिका का नाम क्या था? एलिजाबेथ वोयले। ठीक है, इसने 89 सोनेट्स लिखी है। आगे एक एस्ट्रोफेल, इसका भी एक कविता है, कविता का संग्रह है एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल स्टेला थी फिलिप सिडनी की, इसकी सिर्फ एस्ट्रोफेल है। ए कलेक्शन ऑफ एलिजीज रिटन बाय वेरियस पोइट्स इंक्लूडिंग स्पेंसर मॉर्निंग द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। अब ये एस्ट्रोफेल उसने किसके लिए लिखी है? सर फिलिप सिडनी के लिए लिखी है। सर फिलिप सिडनी जब मर गए थे ना, तो उनके लिए दुख भरी कविताएं लिखी हैं स्पेंसर ने। उनके दोस्त थे ये, ठीक है, क्योंकि ये भी पोइट था, फिलिप सिडनी भी पोइट था। वो मर गया तो अब ये इसके अंदर फिर जो विचार उमड़े कविताओं के रूप में इसने एलिजीज लिखी। एलिजी किस कविता को बोलते हैं हम? हाँ, जिस कविता में हम दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, स्पेशली किसी की मृत्यु पे। ठीक है। अब स्पेंसर के बेस पर एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसर ने एक नए स्टेंजा का लिखना शुरू किया था, उसमें 9 लाइनें होती थी। इसमें आंसर क्या है? द स्पेंसरियन स्टेंजा इज ए फॉर्म ऑफ पोएटिक स्टेंजा नेम्ड आफ्टर एडमंड स्पेंसर हु पॉपुलराइज्ड इट्स यूज इन हिज एपिक पोएम द फेयरी क्वीन। और ये स्पेंसरियन स्टेंजा उसने कहाँ यूज किया? फेयरी क्वीन में। आगे इसमें डिटेल भी होगी। कितनी लाइन होती हैं स्पेंसरियन स्टेंजा में? 9 लाइन्स होती हैं। इसका स्ट्रक्चर यानी इसकी राइम स्कीम हमें पता होनी चाहिए। ए बी बी सी, ये याद रख लेना। 9 लाइन्स हैं। राइम स्कीम क्या है? ए बी सी। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर रिटन इन आयाम्बिक पेंटामीटर। पहली 8 लाइनें किस मीटर में लिखी हैं? आयाम्बिक पेंटामीटर में। और बाकी जो 9th लाइन बच गई उसको हम बोलते हैं एलेक्जेंड्राइन। उस 9th लाइन का नाम ही एलेक्जेंड्राइन है, और वो आयाम्बिक हेक्सामीटर में लिखी है। पेंटामीटर में नहीं, हेक्सामीटर में। थोड़ी सी लंबी है, मतलब उसमें 5 मीटर है, बाकी में तो इसमें 6 मीटर, थोड़ी सी लंबी होती है वो। इंट्रोड्यूस जॉर्डन। अब जॉर्डन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट है हमारे लिए। ये मेटाफिजिकल पोइट्स का लीडर है, ठीक है, और इसकी 1-2 पोइम्स भी है हमारे सिलेबस के अंदर। इसका जन्म हुआ 1572 में लंदन में, डेथ हुई 1631 में। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पोइट्स होते हैं ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ आपको पता होनी चाहिए। अब इसके थोड़े से जो वर्क्स हैं, वर्क्स अपने सिलेबस में भी हैं, जैसे गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ये है। बेटर माई हार्ट, ये भी है। 2 पोइम्स हैं अपने पास। बाकी पोइम्स ये हैं, ए वेलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, एनिवर्सरीज, बेटर माई हार्ट, डेथ बी नॉट प्राउड, डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेजन, होली सोनेट्स, पैराडॉक्स। इसमें से 2-3 या 3-4 आप याद रख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो एकदम पक्का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इसको पढ़ लोगे ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप देखते ही आपको याद आ जाएगा कि ये जॉर्डन की थी या नहीं थी। बाकियों की आपको याद होगी। एक ब्लैंक वर्स भी है हमारे सिलेबस में। व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स? अनराइम्ड आयाम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्स उन लाइनों को बोलते हैं जो लिखी तो आयाम्बिक पेंटामीटर में गई है, लेकिन लास्ट में राइम नहीं करती वो, यानी मैच नहीं करती लास्ट वाली साउंड, तुकबंदी नहीं होती उसके अंदर। अगर तुकबंदी हो जाती है तो वो ब्लैंक वर्स नहीं है फिर वो, ठीक है। ब्लैंक वर्स में बस यही है कि लिखित होती है आयाम्बिक पेंटामीटर में, लेकिन कोई राइम स्कीम नहीं होती है। मतलब उस लाइन का कोई मतलब नहीं होता? अरे लाइन का तो मतलब होता है, राइम स्कीम नहीं होती है। यानी लास्ट में जो लाइनें साउंड मैच करती है ना लास्ट वाले शब्दों की, जैसे ए बी किया हमने, वैसे मैचिंग का कोई रूल नहीं होता है। वो बस जैसे पोइट के जी में आता है वैसे ही लिखता रहता है वो। लेकिन लिखी एक लेंथ जो होती है ना, वो लिमिटेड होती है, पेंटामीटर में लिखी होती है। स्ट्रेस पैटर्न भी होता है, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस्ड। हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स टू इंग्लैंड। ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किसने किया? सबसे पहले कौन लेके आया? हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सर्रे। व्हाट इज आयाम्बिक पेंटामीटर? ये तो हमने बता ही दिया। एंड आयाम्बिक पेंटामीटर तो अच्छे से याद होना चाहिए आपको। स्ट्रेस पैटर्न क्या है?
अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। और इसमें कितने सिलेबल होते हैं? लाइन में 10 सिलेबल होते हैं। लाइन में 10 सिलेबल होते हैं पूरी लाइन में, लेकिन 2-2 सिलेबल के 5 जोड़े होते हैं। आगे बात समझ में? 10 सिलेबल तो पूरी लाइन में है, और जो 2-2 सिलेबल के कितने जोड़े हो गए? 5 जोड़े हो गए। अब 2 सिलेबल में स्ट्रेस पैटर्न क्या है? पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। 5 हो गए ना? बस ये चीज़ें याद रखनी। अब इसमें से कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूछ सकते हैं हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन आयम्बिक पेंटामीटर, है ना? व्हाट इज द स्ट्रेस पैटर्न ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है? एंड हाउ मेनी फीट आर देयर इन आयम्बिक पेंटामीटर, कितने फीट होते हैं? 5 फीट होते हैं। वो जो जोड़ा है ना उसको 1 फीट बोलते हैं। ओके, अब ये पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स विद 10 सिलेबल्स और 5 आयाम्स। अब जो फीट है ना उसको आयाम बोलते हैं, फीट को आयाम भी बोलते हैं, तभी तो क्या 5 आयाम्स, तो 5 आयाम्स हैं उसमें पर लाइन। एन आयाम इज ए मेट्रिकल फुट इन पोइट्री विद 2 सिलेबल्स वेयर द फर्स्ट वन इज अनस्ट्रेस्ड एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रेस्ड। हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन आयम्बिक पेंटामीटर? 10. How many feet are there in iambic pentameter? 5. What is the stress pattern of iambic pentameter? Unstressed, stressed. अब आते हैं क्रिस्टोफर मार्लोव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी हमारे सिलेबस में एक पोइम भी है, द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 ships। पढ़ी हुई ना? याद है ना? वो जो हज़ारों शिप लेकर के आक्रमण करते हैं हेलन के लिए, तो इस कविता में तो सिर्फ हेलन का ही जिक्र था। तो क्रिस्टोफर मार्लोव 1564 to 1593, इसको ना शेक्सपियर के मतलब लेवल का ही मानते हैं लोग। ये इसकी डेथ जल्दी हो गई, ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाया। इसकी लड़ाई हो गई थी, कोई पब में दारू पी रहे थे तो फिर लड़ाई होगी तो मर्डर हो गया इसका, वरना ये शायद शेक्सपियर से भी आगे जाता। इसकी मतलब प्लेज इतने अच्छे लिखे इसने। वाज एन इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश प्ले राइट पोइट। प्ले राइट यानी जो नाटक लिखता है उसको प्ले राइट बोलते हैं। मार्लोव इज ऑफन रिगार्डेड एज प्रिकर्सर टू विलियम शेक्सपियर। मार्लोव को क्या माना जाता है? विलियम शेक्सपियर का अग्रज माना जाता है। प्रिकर्सर का मतलब जो उससे पहले आया हो, शेक्सपियर ने इसको फॉलो किया है इसलिए इसको प्रिकर्सर बोलते हैं शेक्सपियर का। ये हो सकता है ये ना होता तो शेक्सपियर भी ना होता, शेक्सपियर ने इससे प्रेरणा ली थी। व्हाट आर द मेन वर्क्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोव। अब क्रिस्टोफर मार्लोव जब इतना इंपॉर्टेंट प्ले राइट है तो हमें इसके मेन वर्क्स पता होने चाहिए। डॉक्टर फॉस्टस सबसे पहला इसका प्ले है, डॉक्टर फॉस्टस। ये ट्रेजिक प्ले है। ट्रेजिक प्ले वो होता है जिसमें जिसका एंड जो होता है ना वो दुखदायी होता है, एंड हैप्पी नहीं होता, हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। तो ये ट्रेजिक प्ले है एक। एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ द फॉस्टियन बार्गेन वेयर द प्रोटैगनिस्ट डॉक्टर फॉस्टस मेक्स ए पैक्ट विद द डेविल इन एक्सचेंज फॉर मैजिकल पावर्स एंड नॉलेज। इसमें डॉक्टर फॉस्टस जो कैरेक्टर होता है ना वो डेविल से, डेविल कौन होता है? शैतान, भगवान का उल्टा शैतान जो हमसे गलत काम करवाता है। क्रिश्चियन माइथोलॉजी में माना जाता है कि एक तो गॉड है एक डेविल है। डेविल जो हमसे वो गंदे काम करवाता है, भगवान हमारी रक्षा करता है। तो डॉक्टर फॉस्टस को ये पता होते हुए भी कि ये डेविल है, उसने डेविल से एक समझौता किया कि तुम मुझे मैजिकल पावर्स दोगे, मैं इस लाइफ को एंजॉय करूँगा, उसके बाद मैं मेरी आत्मा तुम्हें दे दूँगा, तुम उसका कुछ मर्जी कर लेना। तो जब डेविल ने जब उसको दे दी मैजिकल पावर्स तो उसने खूब एंजॉय किया, सारे दुनिया के सुख भोगे। लेकिन जब मरने का टाइम आया तब ये रोने लग गया कि मैं नरक में नहीं जाना चाहता। भाई पहले पैक्ट क्यों किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया ऐसा? क्योंकि जब तक एंजॉय कर रहा था तब तक तो खूब मस्ती मारी, जब हाँ मरने की बात आई तब रोने लग गया। हाँ सेकंड ईयर का सिलेबस भेज देते ग्रुप में। तो ये डॉक्टर फॉस्टस की कहानी थी। वो जो आती है ना कविता, वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 ships, तो उसमें वो यही कहता है कि मेरे सामने दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री लेके आओ। और उसके हिसाब से दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कौन थी? हेलन थी। तो वो कहता है हेलन को लेके आओ मेरे सामने। हालांकि हेलन को तो मरे हुए उस समय कोई 1000 साल हो गए होंगे, पर फिर भी उसको पता है कि दुनिया की सबसे सुंदर औरत थी, तो वो ले आता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि तेरे को सब कुछ मिलेगा, बाद मरने के बाद तेरी आत्मा मैं रखूँगा, उसको मैं तंग करूँगा। तो फिर वो हेलन को ले आता है। जब हेलन उसके सामने आती है तो उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है, कितनी सुंदर औरत। फिर वो गाना गाता है कि क्या यही वो चेहरा था जिसके लिए हज़ारों शिप समुद्र में उतार दिए गए थे, इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी। वो पूरी पोइम पढ़ेंगे तो अपने को अच्छा लगेगा। और भी दूसरा इसका वर्क है टैम्बुरलिन, पार्ट 1 और 2, और तीसरा है एडवर्ड सेकंड। तो आप मेन ना इसके हेडिंग्स याद रख लेना कि कौन कौन से मेजर वर्क हैं, डॉक्टर फॉस्टस, टैम्बुरलिन और एडवर्ड सेकंड। हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स
कुछ ऐसे प्ले राइट थे उस समय जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, तो उनको क्या बोलने लग गए लोग, यूनिवर्सिटी विट्स। विट क्या होती है? विट वर्ड नहीं सुना क्या? आर यू विट्टी पर्सन, जो आदमी दिमागी रूप से तेज होता है ना उसको विट्टी कहते हैं। और विट का मतलब, हाँ बताया था, विट का मतलब होता है माइंड, बुद्धि। तो ये यूनिवर्सिटी विट्स बोलते थे इनको, कि यूनिवर्सिटी से निकले हुए बुद्धिमान लोग। तो कौन कौन है ये नाम याद रख लेना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन यूनिवर्सिटी विट्स। कौन इनमें से यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल नहीं है, कौन शामिल है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 7 हैं: क्रिस्टोफर मार्लोव, टॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, जॉर्ज पील, टॉमस नैश एंड टॉमस लॉज। इसी कोई ट्रिक बना लेना भले ही आपको इजी से याद रह जाए। इंट्रोड्यूस विलियम शेक्सपियर। अब विलियम शेक्सपियर तो अगर आपको नहीं पता तो फिर लिटरेचर कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो विलियम शेक्सपियर का बर्थ तो पता होना ही चाहिए, 1564 में, और डेथ हुई 1616 में। और स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवोन ये जगह थी जहाँ वो पैदा हुए थे। तो इसको बार्ड ऑफ एवन भी कहते हैं, आगे है शायद, हाँ है ना। व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर? निक नेम क्या है? बार्ड ऑफ एवन। बार्ड का मतलब पोइट, बार्ड पोइट को कहते हैं। अब शेक्सपियर ने भी सोनेट्स लिखी थी, कितनी लिखी? 154 सोनेट्स। बेसिकली शेक्सपियर फेमस है अपने प्लेज के लिए, सोनेट के लिए फेमस नहीं है। उसने जो प्लेज लिखे हैं ना उसके लिए वो ज़्यादा फेमस है। हालांकि सोनेट्स भी उसकी हम पढ़ते हैं, फेमस उसके लिए भी है। सोनेट उसकी है 154। व्हाट इज़ द थीम ऑफ हिज सोनेट? उसकी सोनेट किस थीम पर बेस्ड है? द सोनेट कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ थीम्स इंक्लूडिंग लव, टाइम, ब्यूटी, पॉलिटिक्स एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो उसने सभी सब्जेक्ट्स पे लिखा है लगभग। मैनी ऑफ देम आर एड्रेस टू ए मिस्टीरियस यंग मैन। और बहुत सारी जो पोइम्स हैं वो एड्रेस उसने की हैं, संबोधित की हैं एक यंग मैन को। वो पता नहीं लग पाया कि वो यंग मैन कौन था, उसका दोस्त होगा शायद। एंड ए डार्क हेयर्ड वुमन, एक डार्क लेडी को भी एड्रेस करके कुछ पोइम्स उसने डार्क लेडी के लिए भी लिखी हैं। वो हो सकता है उसकी प्रेमिका रही हो। इंपॉर्टेंट सोनेट्स कौन कौन सी हैं? अपने सिलेबस में शेक्सपियर की है क्या? पहले तो थी वो द 7 एजेस ऑफ मैन, अब शायद देखनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, ये याद रखनी है। इसके दो नाम है, जैसे सोनेट 18 का नाम, दूसरा नाम ये है शैल आई कंपेयर दी। सोनेट 29 है, इसका नाम व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज। 73 है द टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी बिहोल्ड। ये आप देख लेना। अब आता है जिसके लिए शेक्सपियर सबसे ज़्यादा फेमस है, ट्रेजेडीज़ के लिए। ट्रेजेडीज़ क्या होते हैं? हाँ, जिस प्ले का एंड हैप्पी नहीं होता है, सैड एंडिंग होती है, जिसमें सब मर जाते हैं लास्ट में और आदमी रो के बाहर निकलता है थिएटर से, तो उस प्ले को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजिडी कहते हैं। तो शेक्सपियर अपनी 4 ट्रेजिडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यह है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। मैकबेथ हमारे सिलेबस में है, इसके मैं अभी आपको भेजूँगा जल्दी। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये 4 ग्रेट ट्रेजिडीज़ हैं रिटन बाय शेक्सपियर। हालांकि उसने 37 प्लेज लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे प्लेज मास्टरपीस है, और ये उनमें से भी मास्टरपीस है। आगे और भी है, कैरोलिनस और रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। कोई लड़का आवारागर्दी करता है तो उसको क्या कह देते हैं? रोमियो बना फिरता है। ये ऐसे तो निकला है। हालांकि इस प्ले में तो रोमियो अच्छा हुआ था, ये मर जाते हैं। रोमियो और जूलियट प्रेमी प्रेमिका होती है, इनके घर वालों की नहीं बनती है। ये तो आपस में प्यार करते हैं लेकिन घर वाले कट्टर दुश्मन होते हैं, तो फिर एक के बाद एक मरते जाते हैं, लास्ट में सारा खानदान तबाह हो जाता है। अब है फेमस कॉमेडीज़ बाय शेक्सपियर। 40 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 37 हो गया ना, थक रहे हो मुझे पता है। फेमस कॉमेडीज़ बाय, वो सर फाइल कर रहे हैं, फाइल लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये कॉमेडीज़ हैं। मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम, मच अडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टेमिंग ऑफ श्रूज, लव्स लेबर्स लॉस्ट। ये आपको याद रखते हैं। आपके इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ दीज प्लेज इज़ नॉट रिटन बाय शेक्सपियर और रिटन बाय शेक्सपियर, इस तरह का आ जाता है। तो रट्टे भले ही मत मारना, 2-3 बार आप निगाहों से निकाल लोगे ना तो आपको याद आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते कि ये शेक्सपियर का था या नहीं था।
आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि शेक्सपियर के प्ले बताओ लिखो कितने लिखे हैं, आपको याद नहीं, वहाँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ना, लिखना थोड़ी है वहाँ कोई, वहाँ तो आपको छांटना है। ऑब्जेक्टिव में सर ऐसे भी तो पूछ सकते हैं ना, उनका कोई एक प्ले बताओ जो कॉमेडियन है, वो तो फिर ऑप्शनल ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विच प्ले इज ए कॉमेडी, विच प्ले इज ए ट्रेजेडी, फिर आपको 3 कॉमेडी दे देंगे, एक ट्रेजेडी दे देंगे, ट्रेजेडी आपको छांटनी है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा वैसे। 38 क्वेश्चन है, नेम द इम्पोर्टेंट एसेइस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। अब एसेइस्ट की बात करते हैं तो एलिजाबेथन एज का सबसे फेमस एसेइस्ट है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का हमने ऐसे पढ़ा है ना, ऑफ स्टडीज़ के बारे में पढ़ा है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेकन एसेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेकन के एसे की सबसे खास बात क्या है। हिज एसेज आर फेमस फॉर देयर कंसाइजनेस, अफोरिस्टिक एंड ब्रीफ स्टाइल, कि उसके एसे में हमें एक ब्रेविटी मिलती है, संक्षिप्तता मिलती है, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहता है, वो फालतू की बात नहीं करता, टू द पॉइंट ही बात की है उसका एसे जब भी हम कोई पढ़ेंगे तो। मेन वर्क्स ऑफ फ्रांसिस बेकन, ये इंपॉर्टेंट है, उसका पहला जो कलेक्शन था एसेज का, ये जो 1597 में आया था, इसमें बहुत सारे एसेज आए थे, ये कलेक्शन था, एक्सपेंडेड इन लेटर एडिशंस। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605, नोवम ऑर्गेनम 1622 एंड न्यू अटलांटिस 1627। ये एक वैज्ञानिक टाइप का आदमी था, और इसकी मृत्यु पता कैसे हुई, ये देखना चाहता था कि बर्फ़ का इंसान की मतलब शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसने अपने आप को बर्फ़ में ढक लिया, सिल्लियाँ रखवा दी अपने ऊपर। इसको ऐसा लगता था कि बर्फ़ से बॉडी सही रहती है, क्योंकि मुर्दाओं को भी तो बर्फ़ में रखते हैं तो वो गलता नहीं है ना, तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वो एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया, वो बीमार हो गया, निमोनिया हो गया उसको और मर गया वो। उससे पहले काफ़ी कुछ लिख गए बढ़िया, वैसे काफ़ी विद्वान आदमी था ये। ओके, 40 क्वेश्चंस बहुत हैं आज के लिए। यस सर। I hope you have learned many of the questions and it will help you in your examination. बाकी अपने इसको पूरा कर लेंगे।